friends, welcome to IS Hindi. I hope you all are doing great. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 1920 का ये लेक्चर सीरीज़ 4 है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 के बारे में जो इंटरप्राइजेस सेक्टर से रिलेटेड है। तो कुछ फोर्डर पॉइंट्स हैं जो मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, पहले हम उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि बिहार के जीडीपी में या फिर बिहार के एनुअल ग्रोथ में जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका योगदान कुछ खास इम्प्रेसिव नहीं रहा है। हालांकि हालिया वर्षों में राज्य ने सेकेंडरी सेक्टर में खास करके विद्युत, गैस, जलापूर्ति और बाकी सारे सेवाओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, पर फिर भी अगर हम बाकी सेक्टर से कंपेयर करें तो ये बहुत ही कम रहा है। इसका मेन रीज़न तो ये है कि आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम झारखंड बिहार के पास इंडस्ट्री के नाम पे कुछ रह नहीं गया। तो बिहार का जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो हमेशा से ही वीक रहा है और यही एक मेन रीज़न है यहाँ से सबसे ज़्यादा लेबर जो है वो माइग्रेट होता है। बिहार के साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे वर्क फोर्स जो लेबर है वो बहुत ही चीप है। अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होती तो वो बहुत ज़्यादा बूम करती, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे है नहीं। सेकेंड जो चीज़ें हैं वो ये कि यहाँ का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब यहाँ की जो आबादी है वो काफ़ी युवा है, संघर्षशील है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बिहार के पक्ष में काम करती है। पर सब मेन बात यही है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं नहीं, तो इसका उपयोग यहाँ नहीं होता। हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग हब है इंडिया के, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, वहाँ ये सारी की सारी जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है वो माइग्रेट कर जाती हैं। तो सबसे जो हमारा जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है इंटरप्राइजेज सेक्टर के डेवलपमेंट में बिहार में वो यही है कि हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है यहाँ पर। इसीलिए जो सेकेंडरी सेक्टर का जो भी ग्रोथ है वो खास इम्प्रेसिव नहीं रहा है। दूसरी बात, जो यहाँ पे जिस चीज़ की स्कोप है या फिर जिस चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस चीज़ का ग्रोथ हो रहा है, वो है एग्रो बेस्ड फैक्ट्रीज़ या फिर इंडस्ट्रीज़। जैसे कि जो हमारा कृषि या फिर उससे संबंधित जो फैक्ट्रीज़ है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, डेयरी हो गया, शुगर कैन इंडस्ट्रीज़ हो गया, पावर लूम हो गया, शेरीकल्चर हो गया, ये सारी जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं इसका जो स्कोप है बिहार में वो काफ़ी अच्छा है और इसका जो हमारा ग्रोथ रेट रहा है वो 6.4% रहा है पिछले 10 सालों में। अगर हम इसको ऑल इंडिया लेवल पे मेजर करें तो ये बहुत ही ज़्यादा रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे इसका जो ग्रोथ रेट है वो 3.3% रहा है और बिहार का जो है 6.4। तो बिहार अगर सेकेंडरी सेक्टर में डेवलपमेंट करना चाहता है तो उसको सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि यही इसकी जो है वो स्ट्रेंथ है। चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं बिहार में जो परफॉर्मेंस रहा है अनइनकॉर्पोरेटेड एंड नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेस का, मतलब गैर कृषि जो भी इंटरप्राइजेज हैं उनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत ही इम्प्रेसिव रहा है बिहार के ग्रोथ में। उसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये जो मैंने आपसे कहा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं, इसका जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत ही अच्छा रहा है। इसमें जो निवेश जो करने की जो निवेश है वो भी बढ़ा है, साथ ही साथ इसका जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर बिहार को इंडस्ट्रियलाइज होना है, अगर अपनी इकॉनमी को शिफ्ट करना है, तो एक चीज़ जहाँ पे भी फोकस कर सकता है वो है एग्री एंड अलाइड सेक्टर एंड द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे फूड पार्क भी इस्टेब्लिश किया जा रहा है जो अभी तक हुआ नहीं है। चलते हैं आगे। अब हम एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि अगर बिहार के संदर्भ में देखें तो इंटरप्राइज सेक्टर में कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं वो आते हैं। तो ये स्ट्रिक्टली बिहार से संबंधित है। अगर ये किसी और राज्य के बारे में होता तो यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आते, पर अगर हम बिहार की बात करें और इकोनॉमिक सर्वे में इसी सारी चीज़ों के बारे में ही मेंशन है, तो मैं सिर्फ उसी के बारे में मेंशन कर रही हूँ। इंटरप्राइज सेक्टर को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, कृषि संबंधित उद्योग और गैर कृषि संबंधित उद्योग, एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज़ एंड नॉन एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ओके, जो एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें दो तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं जो बिहार में हैं, शुगर इंडस्ट्री, गन्ना उद्योग, एंड डेयरी इंडस्ट्री, दूध उद्योग। नॉन एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में हैंडलूम एंड पावरलूम, सेरीकल्चर मतलब रेशम उत्पादन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ मतलब खादी का जो उत्पादन होता है वो, एंड पर्यटन टूरिज़्म। इन सब चीज़ों पे बिहार सरकार के द्वारा सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और इन्हीं सभी उद्योगों का जो मेंशन है वो इकोनॉमिक सर्वे में भी किया गया है कि ये सारे जो एरियाज़ है यहाँ पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो एक एक करके सबको देखते हैं। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में जो हमारा सबसे पहला इंडस्ट्री है वो शुगर इंडस्ट्री है।
देश में पैदा होने वाले ईख में बिहार का जो हिस्सा है वो 3.5% है। टोटल जो शुगर केन का प्रोडक्शन पूरे इंडिया में होता है तो बिहार में उसका 3.5% होता है। और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ईख की खेती और चीनी के उत्पादन को उसकी संभावना को देखते हुए बहुत सारे प्रयास किए भी जा रहे हैं। बहुत सारी सब्सिडीज़, बहुत सारी स्कीम्स, इन सब चीज़ों को चलाया जा रहा है। साथ ही साथ जो ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट है या ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट है शुगर मिल्स में, उसके भी प्रावधान किए जा रहे हैं। शुगर इंडस्ट्रीज़, अगर हमारा सवाल अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से पूछ देता है, और क्योंकि हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे शुगर इंडस्ट्रीज़ एक पॉलिटिकल मुद्दा भी रहता है, चीनी मिलों को स्थापना या फिर उसे खोलने का। तो सपोज़ कि मेंस में आपसे क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया जा रहा है कि बिहार का जो सेकेंड, नॉट स्पेसिफिकली बिहार, अगर इकोनॉमिक सेक्टर से ही संबंधित कोई सवाल है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट से लेट्स से सवाल है, और यहाँ पे हमारा शुगर बेस्ड इंडस्ट्री से अगर उसको थोड़ा सा टेल उसमें अगर उसने अटैच कर दिया, तो हम क्या लिखेंगे कि शुगर इंडस्ट्रीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है बिहार के लिए। सबसे पहले तो ये कि बिहार में स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड लेबर दोनों का जो है यहाँ पे काम हो जाएगा। एक तो लेबर इंसेंटिव ये सेक्टर है, एग्रीकल्चर से अटैच है, बिहार में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर से बेस्ड हैं, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जाएगा। साथ ही साथ शुगर इंडस्ट्रीज़ की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि इस इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे बाय प्रोडक्ट निकलते हैं जिसका यूज़ जो है वो अलग अलग स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में होता है। जैसे कि ईख का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसका उपयोग जो है वो चारे के रूप में हो जाता है। जो खोई होता है उसका जो है वो पेपर बनाने में, प्लाईवुड बनाने में, ये सब में हो जाता है। उसके बाद एक मड, एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, उसको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम बैगैसेस कहते हैं, इसका जो उपयोग है वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। साथ ही साथ खाद में भी इसका उपयोग होता है। तो इसलिए जो शुगर मिल्स है ना, उसको आज के दिनों में शुगर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ चीनी का उत्पादन होता है बल्कि बहुत सारे बाय प्रोडक्ट का भी उत्पादन होता है, जिससे अलग अलग प्रोडक्ट का उत्पादन होता है। तो यू सी द थिंग कि अगर बिहार में किसी एक जगह पे शुगर मिल है तो ना सिर्फ यहाँ पे शुगर का उत्पादन होगा बल्कि इसके जो बाय प्रोडक्ट है उससे पेपर मिल बन सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बन सकता है, प्लाई बन सकता है, फर्टिलाइज़र बन सकता है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर से इससे लिंक है, तो एक तरह का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट का काम करेगा। लेबर इंसेंटिव है और कैपिटल भी बहुत ही कम लगता है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए बिहार सरकार को शुगर इंडस्ट्री पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब हम कुछ डेटाज़ की बात करते हैं जो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वो ये कि बिहार में 11 शुगर मिल जो हैं वो ऑपरेटिंग है, मतलब वो काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे शुगर मिल पर बहुत सारे शुगर मिल बंद पड़े हुए हैं। तो जो शुगर मिल काम कर रहे हैं उनकी संख्या जो है वो 11 है, और ये 6 ज़िलों में है। उसमें से भी जो 2 ज़िले हैं यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा है। एक तो पश्चिम चंपारण, यहाँ पे 4 चीनी मिलें हैं, और गोपालगंज में 3 चीनी मिलें हैं। तो सवाल ये हो सकता है कि बिहार में कितनी चीनी मिलें जो हैं वो ऑपरेटिंग है, जो काम कर रही हैं, तो 11। सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में है? वेस्ट चंपारण ज़िले में है। उसके बाद कुछ डेटाज़ हैं वो कुछ खास हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बताया जा रहा है कि बिहार में शुगर का जो चीनी का जो उत्पादन है वो उसमें जो है वो उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ये स्कीम है मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना। इसका हम मेंशन अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। बिहार सरकार के द्वारा चलाया जाता है। ये केन मैप ऑफ बिहार है। इससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार में जो शुगर मिल्स हैं वो अगर हम इस मैप को देखें तो सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेटेड है वो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण और गोपालगंज के एरिया में है। पर इसका जो उत्पादन है, इसकी जो फसल है वो सब जगह होती है। अगर हम देखें तो सारे ज़िलों में चीनी की, मतलब गन्ने की जो है वो फसल उगाई जाती है। पर जो मील है वो मेनली हमारा इस वेस्ट ऑफ बिहार में, जो इस एरिया में कंसनट्रेटेड है। और जो क्लोज शुगर मिलें हैं अगर हम उसकी बात करें तो सारण ज़िले में क्लोज मिल है, दरभंगा में क्लोज मिल है, सीतामढ़ी में क्लोज मिल है। तो इस सब में अगर हम ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट लेके आएँ या फिर इसको रिनोवेट करें तो बहुत ज़्यादा तरक्की की जा सकती है। जो हमारा नेक्स्ट इंडस्ट्रीज़ है वो डेयरी सेक्टर है। तो एक जो सवाल बनता है वो ये कि बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, दैट इज़ कॉमफेड, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1983 में की गई थी। ये सबसे मेन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है बिहार में जो दूध उत्पादन होता है उससे संबंधित। ये 3 टेयर स्ट्रक्चर है, मतलब हर गांव से दूध को यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी विलेज लेवल के तौर पे। उसके बाद ये जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, यहाँ पे बनता है मिल्क यूनियन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और उसके बाद स्टेट लेवल पे जो है मिल्क
फेडरेशन। तो ये एक 3 टायर स्ट्रक्चर है जिसका बिहार में जो डेयरी इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा इसका योगदान है। ना सिर्फ दूध के उत्पादन में, उसके प्रोसेसिंग में, बल्कि इसके साथ साथ और भी सारे सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वैक्सीनेशन, डीवॉर्मिंग, या फिर जो बीज होते हैं, कैटल के जो खाना होता है, जो चारा होता है, उस सब का डिस्ट्रीब्यूशन भी कॉम्फेड के द्वारा किया जाता है। तो कॉम्फेड की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। अब हम बात करेंगे नॉन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की, गैर कृषि संबंधित उद्योग के बारे में। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा उद्योग है जिसका बिहार में बहुत ज़्यादा योगदान है वो हैंडलूम एंड पावरलूम का। वैसे तो आजकल ऑटोमेशन का ज़माना है, कपड़े लोग आजकल के हिसाब से पहनते हैं, पर फिर भी जो हाथ से बुने हुए कपड़े होते हैं उनका एक अलग चार्म होता है। खास करके इसका एक्सपोर्ट बहुत ही फ़ायदेमंद होता है अगर आप इसको अच्छे से मार्केटिंग करें तो बिहार वहीं पे पिछड़ जाता है क्योंकि यहाँ पे मार्केटिंग सही से नहीं होती। पर फिर भी बिहार के बहुत ज़्यादा स्कोप है, जैसे कि ये एक फेमस है भागलपुर का सिल्क, तो इसको हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है कि बिहार में कौन कौन से ज़िले के कौन कौन से उत्पाद जो हैं वो फेमस हैं। तो ये सवाल हमारा प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है और ये शायद पूछा भी है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो भागलपुर है। यहाँ पे जो है वो रेशम, जैसे कि मैंने आपसे कहा, भागलपुरी सिल्क, सूती, सजावटी कपड़े, ये सारे उत्पादन किए जाते हैं। बांका ज़िले में जो है वो तसार रेशम से संबंधित चीज़ें बनाई जाती हैं। गया में जो है वो सूती कपड़े, नालंदा में जो है वो सजावटी पर्दे, बाकी सारी चीज़ें। उसके बाद नवादा में तसार रेशम जो है वो बनाई जाती है। मधुबनी में जो है वो महीन सूती कपड़ों का जो होता है धान, उसका उत्पादन होता है, उससे कपड़े बनते हैं। औरंगाबाद और रोहतास में जो है वो ऊनी कंबल और ऊनी कालीन साड़ियाँ बनाई जाती है। कैमूर से संबंधित शायद पूछा है कि बनारसी साड़ियों का उत्पादन बिहार में कहाँ होता है, तो बनारसी साड़ियाँ बिहार में कहाँ? कैमूर में बनती हैं। अगर हम पटना सिवान की बात करें तो सूती कपड़े और सजावटी कपड़े यहाँ बनते हैं। पूर्णिया, कटिहार, अगर आपको बिहार का मैप याद है तो ये हमारा ईस्ट में आता है और ईस्ट का एरिया जो है वो जूट प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तो यहाँ पे जूट के थैले, उससे मिश्रित सामग्रियाँ बनाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं रेशम उत्पादन के बारे में, सेरीकल्चर के बारे में। तो बिहार में 3 तरह के सिल्क का उत्पादन होता है, तसर, मलबरी एंड अंडी। और इसमें भी जो तसर जो सिल्क है यही जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है। बाकी जो मलबरी और एडी है इसका ज़्यादा उत्पादन होता नहीं है। अब हम बात करते हैं खादी के बारे में। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वेरियस एक्टिविटीज़ के थ्रू खादी को प्रमोट किया जाता है। ना सिर्फ खादी को बल्कि वो जो रोज़गार जो पारंपरिक जो बुनकर हैं, जो हाथ से कपड़े बुनते हैं, उन सबको स्किल प्रोवाइड की जाती है, उन सबको नॉलेज दी जाती है कि मार्केट में किस तरह के डिज़ाइन, किस तरह के कपड़ों का डिमांड है, ताकि वो उस हिसाब से कपड़े बनाएं ताकि मार्केट में वो बिक सके। तो मेन काम जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ का है वो यही है। साथ ही साथ ये एक स्कीम को भी हैंडल करती है जिस स्कीम का नाम है स्फूर्ति, स्कीम फॉर फंड फॉर रीजेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़। आयोग पारंपरिक उद्योग पुनर्जीवन कोष योजना, इसको ये इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करती है, KYIC। अब हम बात करते हैं वो सेक्टर जिसमें बिहार के पास बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है तरक्की करने की, वो है टूरिज़्म सेक्टर। और अगर किसी आप जो बिहार का नहीं है अगर आप उससे पूछेंगे तो वो बिहार का नहीं है, तो उससे अगर आप पूछेंगे तो बिहार के बारे में उसकी ओपिनियन यही है कि एक बोध गया, राजगीर, नालंदा, वैशाली, यही जो एरियाज़ हैं वो टूरिज़्म के लिए है, मेनली जो बुद्धिस्ट सेक्टर सर्किट है वो। पर ऐसी बात नहीं है, बिहार में टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा स्कोप है। पहली बात तो ये कि बिहार सिविलाइजेशनल हब रहा है, मॉडर्न एम्पायर हो गया, गुप्ता एम्पायर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि बिहार को जिस तरह से आपने देखा होगा टीवी पे एड्स कि गुजरात का आता है, मध्य प्रदेश का आता है, आपने कभी बिहार का देखा है? नहीं। तो बिहार सरकार को यहाँ पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और बिहार ने बहुत ही लेट एंट्री की है टूरिज़्म सेक्टर में। तो जो हमारा डोमेस्टिक टूरिज़्म है यहाँ पे बिहार के पास बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो इसी सब को मद्देनज़र रखते हुए बिहार ने 8 टूरिस्ट सर्किट्स का निर्माण किया है प्रमोट करने के लिए। सबसे पहला जो है हमारा वो बुद्धिस्ट सर्किट है, जैसे कि नालंदा, राजगीर, बोध गया, ये सारी सर्किट इसमें आती हैं। फिर हमारा जैन सर्किट है, जैन सर्किट में हमारा नालंदा, राजगीर, भागलपुर, ये सारा एरिया आ गया। फिर रामायण सर्किट है, सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली। शिव शक्ति सर्किट है, सीतामढ़ी। सूफी सर्किट है, कैमूर। सिख सर्किट, पटना। गांधी सर्किट, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण। और इको सर्किट, वाल्मीकि
वन्यजीव अभयारण्य। तो ये हमारे 8 सर्किट हैं जो बिहार सरकार के द्वारा डिवाइड किए गए हैं ताकि अच्छे से टूरिज़्म अट्रैक्ट किया जा सके बिहार राज्य में। अगर हम दूसरे मैप के थ्रू देखें तो आप देख सकते हैं कि बिहार का जो टूरिज़्म है वो कितना डाइवर्स है। यहाँ पे जैन, बुद्धिज़्म, सिख, सूफीज़्म, उसके बाद इन्वायरमेंट, देन गांधी, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे गढ़ रहा है। तो अगर अच्छे से यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए तो बहुत ज़्यादा संभावना है। अब हम बात करेंगे कुछ स्कीम्स के बारे में कि बिहार सरकार के द्वारा कौन कौन सी स्कीम चलाए जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्कीम जो चलाया जा रहा है वो चीफ मिनिस्टर माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ क्लस्टर डेवलपमेंट। इसके तहत, सॉरी इसका हिंदी नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो चीफ मिनिस्टर माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम के तहत एक अपैरल पार्क बनाया जाएगा पटना के बिटहा में और एक लेदर गुड्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा मुजफ्फरपुर में। ओके, उद्योग मित्रा एक ऐसा एक संगठन है जिसका रोल जो है वो बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना है। साथ ही साथ ये जो है कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है कि कोई इशू है, ऑपरेशनल इंडस्ट्रियल इशू, तो इस समय ये अपना जो है वो सहयोग प्रदान करती है। मेनली जो उद्योग मित्रा है इसका रोल है बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना। और ये जो चीफ मिनिस्टर माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम है इसके तहत अलग अलग क्लस्टर्स का डेवलपमेंट किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे अपने जो हमारा लास्ट में जो हमारा सेक्शन आता है MCQ से रिलेटेड। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो ये है कि वर्तमान में बिहार में कितनी चीनी मिलें जो हैं वो संचालित हो रही हैं। 10, 11, 12, 13। तो मैंने आपको बताया टोटल 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका फॉर्मेशन अप्रैल 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे सवाल के साथ साथ आपको एक टॉपिक भी मिल गया है कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है वो कौन सी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि विच टाइप ऑफ बॉडी इज़ दिस, और उसके बाद दे देगा स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल, एडवाइजरी, नॉन स्टैट्यूटरी। तो आपको मालूम है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, उसके बाद इसको स्थापित किया गया था एक एक्ट के तहत। ये एक्ट आया था 1956 में। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। और ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, पर ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये एक सवाल है। तो जो टोटल सवाल है वो ये, मैंने इसको इसी तरह फ्रेम किया कि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाएँ। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। फॉर्मेशन हुआ था 1957 में, एक एक्ट के तहत जो पास हुआ था 1956 में। ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा शुगर मिलें जो हैं वो संचालित हो रही हैं? तो मैंने आपसे कहा, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना। तो वेस्ट चंपारण में 4 मिलें, गोपालगंज में 3 और टोटल 11। बिहार में टोटल कितने टूरिज़्म सर्किट हैं? 7, 8, 9, 10। आंसर है 8। बिहार में निम्नलिखित में से कौन से जो ज़िले हैं वो बिहार में गांधीयन सर्किट के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, गया, नालंदा। तो आप कॉमन लॉजिक भी लगा सकते हैं कि सबसे पहले चंपारण में आए थे, तो आंसर है पूर्वी चंपारण है पश्चिमी चंपारण। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।